गाज़ी की एपिसोड 8 के साथ हाजिर खिदमत हैं। मैंने खुफिया रोशनाई से अहमदनगर में मिशन की कामयाबी और मज़ीद मालूमात तहरीर की। वक्त मुकर्ररा पर मेरे साथी इस रेस्टोरेंट में मुझे मिले। वो मकान में शिफ्ट हो चुके थे। कुछ फ़र्नीचर उन्हें मालिक मकान ने दिया और कुछ उन्होंने ख़रीद लिया था। मैंने अपनी डाक में अखराजात की तफसील लिख दी थी। मुझे और मेरे साथियों को मज़ीद रकम की ज़रूरत थी, क्योंकि अब मैं दिल्ली में ऊंचे तबके के लोगों से मेल जोल बढ़ाना चाहता था और मेरे साथियों ने भी अपने मिशंस की तकमील की तरफ बढ़ना था। हम सबको अब अपने कॉन्टैक्ट की आमद का इंतज़ार था। ट्रांसमीटर पर हमारे पहली बार राब्ते के बाद इम्कान था कि हमें नई हिदायत मिलती। मेरे दो साथी झांसी और बाबीना दोबारा जाने के लिए बेताब थे ताकि अपना मिशन पूरा कर सकें, लेकिन मैंने इन्हें डाक मिलने तक इस इरादे से बाज रखा। मैं नहीं चाहता था कि किसी फ़ौजी इलाके में एक दो धमाके करके हम भारतीय सिक्योरिटी को चौकस कर दें। अलावा अजीम धमाका खेज़ मवाद और हैंड ग्रेनेड्स हमें भारत में अपने हमदर्दों से हासिल करने थे, जिनके हुसूल के लिए मुझे उनसे रब्ता करना था। मैं चाहता था कि ये काम थोड़ा मौखर कर दिया जाए। बहरहाल मेरे चाहने या ना चाहने की बात न थी, बल्कि हमें ऊपर के अहकामात की तामील करनी थी। कॉन्टैक्ट की आमद में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। मैंने उन दो दिनों की शामें अशोका और अकबर होटल में गुजारी और अब मैंने अपनी पूरी तवज्जो सर्विसेज क्लब में दाखिल होने और वहाँ राह व रस्म बढ़ाने पर मरकूज़ कर दी थी। मुकर्ररा दिन और वक्त पर कॉन्टैक्ट मिला। उसने मुझे इशारे से बताया कि उसके हमराह एक और आदमी भी भेजा गया है और वो नज़दीक ही खड़ा है। अपनी तसल्ली के लिए मैं टहलते टहलते इस नए आदमी के करीब से गुज़रा और सिगरेट जलाने के लिए उससे माचिस मांगी। जवाबन उसने कहा कि माचिस तो लीजिए, लेकिन एक सिगरेट आप मुझे दें। ये हमारा नए आदमी के लिए मुस्तकिल कोड था। सही जवाब मिलने पर मैंने उसे सिगरेट दिया और अपना सिगरेट सुलगा कर टहलते टहलते वापस आ गया। कॉन्टैक्ट वहीं था। मैंने अपने साथी को इशारा किया जो मुझसे कुछ फासले पर खड़ा था। वो मेरे सामने से गुजरकर दूसरी जानिब जा खड़ा हुआ, जहाँ से कॉन्टैक्ट उसे नहीं देख सकता था। डाक उसके पास थी। मैंने कॉन्टैक्ट से अपनी डाक ली और उसे कहा, इस जानिब चलें जिधर मेरा साथी था। पीछे पीछे मैं भी चल पड़ा। उधर कॉन्टैक्ट का साथी भी फासला रखकर उसके पीछे चल पड़ा। मैंने अपने साथी के पास से गुजरते हुए डाक उसे थमाई और भेजने वाली डाक का पैकेट उससे ले लिया। मेरा साथी वहाँ से फ़ौरन अपने घर की तरफ रवाना हो गया और डाक का पैकेट मैंने कॉन्टैक्ट के पास पहुँचा दिया। किसी की नज़रों में आए बगैर मैंने पैकेट उसके हवाले किया। इससे पहले मैं कॉन्टैक्ट को अगली मुलाकात के लिए नई जगह, दिन और वक्त बता चुका था। पैकेट लेकर कॉन्टैक्ट फौरी वहाँ से चल पड़ा। मैंने देखा कि उसका हमराही कुछ फासला देकर उसके पीछे जा रहा था। मैं दिल्ली की गुंजान आबादी में कॉन्टैक्ट से सीधे तौर पर भी मिल सकता था और डाक का तबादला कर सकता था, लेकिन किसी भी ख़तरे के इम्कान को पेश नज़र रख कर ये एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी पड़ती हैं। बहरहाल ये मरहला बख़ैर व आफ़ियत तय हुआ। डाक लेकर मेरा हमराही पहले ही से मुकर्ररा वक्त पर घर से बाहर आकर मेरा मुंतज़िर था। मैंने डाक का पैकेट उससे लिया और अपने होटल में आ गया। डाक में कुछ नई हिदायत थीं और 20,000 रुपये मेरे साथियों के लिए और 10,000 मेरे लिए। हमें रकम तो खासी मिल रही थी, लेकिन हमें एक एक पैसे का हिसाब भी रखना था। गालिबन ये हफ्ते की शाम थी जब अशोका होटल में एक तफरीही प्रोग्राम तरतीब दिया गया, जिसमें फ्लोर डांस भी था। इस प्रोग्राम में दाखिला टिकट पर था। मैंने टिकट लेना चाहा तो मालूम हुआ कि सिर्फ जोड़ों को दाखिले की इजाज़त है। मुझे खातून साथी की ज़रूरत थी, जो अशोका की लॉबी में पूरी हो गई। ऊंची सोसाइटी में दाखिल होने की ख्वाहिशमंद गरीब घरानों की खूबसूरत लड़कियां इन 5 स्टार होटलों की लॉबी में अक्सर शाम में बैठी मिल जाती हैं।
वो ऐसे लोगों को तलाश करती हैं जो उनकी शाम का खर्च उठा सकें। मैंने ऐसी ही एक लड़की को दावत दी जिसे वो फ़ौरन ही मान गई। मैंने टिकट लिया, हॉल में दाखिल हुए और एक टेबल पर कब्ज़ा जमा लिया। आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जोड़े हॉल में दाखिल होते रहे। कुछ देर बाद फ्लोर डांस शुरू हो गया। अकबर होटल में 2-3 बार देखा हुआ एक और जोड़ा भी वहाँ पर मौजूद था। शोहर बूढ़ा और बीवी जवान मय नोशी कर रहे थे। मैंने अपनी साथी लड़की को डांस की दावत दी। वह तैयार हो गई और हम फ्लोर पर आ गए। स्क्वायर डांस के लिए शुरू हुई ऑर्केस्ट्रा की धुन तेज़ होती गई और बिल आखिर उस दौर के मशहूर तरीन रॉक एंड रोल पर ख़त्म हुई। बूढ़े शोहर पर भी मय का अपना असर हो चुका था। वो भी अपनी साथी के हमरा फ्लोर पर आ गया। रॉक एंड रोल की तेज़ धुन पर नाचते हुए जल्द ही वो हाँपने लगा और मैं ऐसे ही मौके की तलाश में था। मगरिबी उसूल के मुताबिक मैंने उस बूढ़े की पीठ पर आहिस्ता से उंगलियां बजाईं। वो इस औरत से अलग हो गया और वो औरत मेरे साथ नाचने लगी। नाच में वक्फा हुआ तो इस औरत को इसकी टेबल पर छोड़ने गया, अपना तारुफ करवाया और दोनों का शुक्रिया अदा किया। इस औरत ने मुझे अपनी टेबल पर बैठने की दावत दी और मैं उनके साथ बैठ गया। दौरान गुफ्तगू मालूम हुआ कि मौसूफ एक ठेकेदार हैं और ख़ातून उनकी बेगम हैं। ऑर्केस्ट्रा की तेज़ आवाज़ और दूसरे में नोशों की ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू ने जारहाना शोर सा मचा रखा था। मुझे महसूस हुआ कि ठेकेदार साहब ने अपने टेबल पर मेरी मौजूदगी और उनकी बेगम के साथ मेरे नाचने को पसंद नहीं किया। मैं उनसे इजाज़त लेकर उठने ही वाला था कि डांस फिर शुरू हो गया। मुझे खूब याद है कि ऑर्केस्ट्रा ने मेरी पसंदीदा धुन कम सितंबर बजानी शुरू की। ये उस दौर की बात है जब आतिश जवां था। मेरे पाँव बेइख्तियार फर्श पर बजने शुरू हुए। ठेकेदार की बीवी जवान और ख़ासी पुरकशिश थी। उसने मखमूर आँखों से मुझे इशारा किया और मैं कुर्सी से उठा और मेरे साथ ही वो खड़ी हुई। हम फ्लोर पर नाचने लगे। इस धुन पर स्क्वायर यानी स्लो नाच किया जाता है और नाचने वालों के जिस्म एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। कुछ माहौल का असर, कुछ मैं नोशी का नशा और कुछ जवानी का जोश। चंद स्टेप लेने के बाद ही इस औरत ने अपना सर मेरे सीने से टिका दिया। मैंने सरगोशी में उसका नाम पूछा तो उसने बताया आशा। मैंने उसे कहा कि मुझे महसूस होता है कि तुम्हारे शोहर ने मेरे तुम्हारे साथ नाचने को पसंद नहीं किया। वो सिवाय ना पसंद करने के और कर भी क्या सकता है, उसने बड़ी ज़ूम अंदाज में जवाब दिया। मैंने उसे कहा, मैं अकबर होटल में तुम्हें 2-3 बार देख चुका हूँ और तुम्हारे हुस्न से मुतासिर हुए बिना ना रह सका। आज अशोका में इस प्रोग्राम में तुम्हें दाखिल होते देखा तो रह न सका। लॉबी से एक लड़की हायर की और उसके हमराह अंदर आया क्योंकि सिर्फ जोड़ों को ही आने की इजाज़त थी। उसने कहा, मैं तो समझी ये तुम्हारी बीवी है। वो हंस पड़ी और इसी मखमूर लहजे में कहने लगी, तुम मर्द बड़े शैतान होते हो। मेरे पूछने पर उसने बताया कि ठेकेदार साहब की पहली बीवी मर चुकी है और इस बीवी से औलाद उम्र में उससे बड़ी है। मैंने सोचा शायद तुम उसे बहुत जल्द समझो, लेकिन ये हकीकत है कि मैं तुमसे बहुत मुतासिर हूँ। मैं बम्बई से आया हूँ और लोधी होटल में मुकीम हूँ। कारोबार के सिलसिले में दिल्ली में चंद माह रहना है। गैर शादीशुदा हूँ और महज इसलिए कि अब तक पसंद की कोई औरत मिली नहीं। बिल्कुल तन्हा हूँ। मैं चाहता था कि जल्द अज जल्द उससे बहुत सी बातें करके उसे अपनी जानिब राग़िब कर लूँ, क्योंकि मुमकिन है बाद में ऐसा मौका ना मिले। उसने उसी मखमूर लहजे में कहा, पहले तन्हा थे, अब तन्हा नहीं हो। उसने लोधी होटल में मेरा कमरा नंबर पूछा और जहन नशीन करने के बाद नाचते हुए फिर मेरे सीने पर सर टिका दिया। जिन कारीन को ऊंची सोसाइटी में जाने का मौका ना मिला हो, उन्होंने सुना तो ज़रूर होगा कि बर्रे सगीर से रुखसत हुए
अंग्रेज़ अपनी लानती ज़िंदगी की रिवायात यहाँ छोड़ गए थे और इसी ऊंची सोसाइटी के लोग मगरिब की नकल में इतना आगे बढ़ गए थे कि मगरिब को भी पीछे छोड़ दिया। यहाँ तक कि मगरिबी मुआशरा भी इनकी बेहयाई से शर्माने लगा। भारत में तो अब आधी शहरी आबादी स्कर्ट और जीन्स पहनती है। ये मिडिल क्लास लोग हैं, जबकि अपर क्लास तो मगरिब नवाजी में हुदूद को पार कर चुका है। भारतीय फिल्मों की वीडियो कैसेट्स मेरी इस बात की गवाही देंगी कि जो उरियानियत मगरिबी फिल्मों में नहीं देख पाते वो हमें भारतीय फिल्मों में देखने को मिलती है। बहरहाल नाच ख़त्म हुआ और मैं आशा को उसकी टेबल पर छोड़कर अपने टेबल पर आ गया। मेरी पेड फ्रेंड उस दौरान बेयर और विस्की के नशे में मदहोश हो चुकी थी। मैं खुद भी इस माहौल से अब निकलना चाहता था। अशोका और अकबर जैसे 5 स्टार होटलों में आम दिनों में सिर्फ 200 रुपये में कोई जोड़ा अपनी शाम गुजारने का सोच भी नहीं सकता था। तफरीही प्रोग्राम और कम टिकट की वजह से निचली क्लास के शोर व गुल मचाने वाले लोग वहाँ तूफ़ान बदतमीज़ी बपा किए हुए थे और ये शोर गूंगा मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैंने बिल अदा किया और पेड फ्रेंड को लॉबी में कोई और शिकार ढूंढने के लिए छोड़कर अपने होटल चला आया। अगले रोज़ सुबह 11 बजे मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैं हैरान कि मुझे फ़ोन करने वाला कौन है। मैंने फ़ोन उठाया तो आशा थी। उसकी आवाज़ से मालूम होता था कि अभी तक नशा उतरा नहीं। रस्मी कलमात के तबादले के बाद उसने कहा, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे होटल आ रही हूँ और लंच तुम्हारे साथ करूँगी। मैंने उसे लॉबी में मिलने का कहा और तैयार होकर लॉबी में आ बैठा। थोड़ी ही देर में वो पहुँच गई और हम कॉफ़ी शॉप के एक कोने में जाकर बैठ गए। मैंने उससे पूछा कि रात भी तुम्हारा शोहर नाचने पर नाराज़ दिखाई देता था और अब तुम अकेली यहाँ आ गई हो। वो हंसने लगी और बोली, जयचंद उसके शोहर का नाम था। जयचंद की नाराज़गी और गुस्सा शराब का नशा उतरते ही गायब हो जाता है। ही इज़ नॉट अ ही मैन, उसने कहा। अब वो अब अच्छी तरह महसूस करता है कि मेरे साथ उसका निभाह सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है अगर ही कीप्स हिज आइज़ एंड एयर्स शट। ऊंची सोसाइटी की जवान बीवी और बूढ़े शोहर की अज़दवाजी ज़िंदगी को आशा ने अंग्रेज़ी के 7 लफ्ज़ों में बयान कर दिया। हम दोनों एक टेबल पर बैठे और अपने अपने मंसूबों और ख्वाहिशात की तकमील के मुताल्लिक़ सोचने लगे। गुफ्तगू का आगाज़ करने के लिए मैंने उससे पूछा, आई बिलीव आई एम नॉट द फर्स्ट मैन इन योर लाइफ अदर देन योर हस्बैंड। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे शोहर के अलावा तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल होने वाला पहला मर्द नहीं हूँ। वो हंसने लगी और कहा, इफ़ यू थिंक सो यू आर फूल। अगर तुम ऐसा समझते हो तो एक अहमक हो। वो बिला झिझक मुझे बताने लगी कि मेरा शोहर ठेके लेने के लिए साहिब इख्तियार अफसरान को अक्सर पार्टियां देता है और इन्हें खुश करने के लिए मुझे आगे कर देता है। साहिब इख्तियार बनते बनते वो उम्र की इस हद में होते हैं जब जिस्मानी तौर पर बेकार हो जाते हैं। मेरे वालिद भी ठेकेदार थे और उन्हें ठेके में नुकसान हुआ इतना कि वो संभल ही ना सके। जयचंद ने मेरे वालिद की माली इमदाद करके मुझे ख़रीद लिया। अगर जयचंद मुझसे मुखलिस होता तो मैं उम्रों के इतने तफावत के बावजूद एक अच्छी बीवी साबित होती, लेकिन जयचंद ने ठेकों के हुसूल के लिए मुझे बेचना शुरू कर दिया। अब हम दोनों में एक समझौता सा हो गया है कि मैं उसकी दी हुई पार्टियों में उसके लिए ठेके हासिल करने की कोशिश करती हूँ और वो मेरी ज़ाती एक्टिविटीज़ के मुतालिक कुछ नहीं पूछता। शराब के नशे में अगर उसे कभी कभार गुस्सा आ भी जाता है तो मैं उसे उसकी कमज़ोरियाँ याद दिला देती हूँ और वो खामोश हो जाता है। काफ़ी देर बातें करने के बाद जब मैंने उसे लॉन्च के लिए डाइनिंग हॉल चलने का कहा तो उसने कहा, कॉफ़ी शॉप में स्नैक्स से ही पेट भर गया है। वो बार बार मुझे कह रही थी कि अपने कमरे में चलो और मैं हर बार उसका ध्यान किसी दूसरी तरफ पलट देता था। कारीन की खिदमत में अर्ज़ है कि मैं कोई मुत्तकी या फरिश्ता नहीं,
एक हसीन और जवान औरत की ऐसी खुली दावत को ठुकराना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं औरत की फितरत से बखूबी वाकिफ़ था कि जब तक इस कमाश औरत की ख्वाहिश पूरी होती, वह तस्कीन ख्वाहिश के लिए ना सिर्फ तड़पती रहती है बल्कि अपने मकसद के हुसूल के लिए ख़तरनाक हद तक भी जा सकती है। एक बार ख्वाहिश पूरी हो जाए तो उस शख्स को अपने फ़तह शुदा मर्दों की फ़हरिस्त में शामिल करके किसी नए एडवेंचर की तलाश शुरू कर देती है। आशा ने अपनी ज़िंदगी के जो पहलू मुझे बताए, उनके मुताबिक वो मेरे बड़े काम आ सकती थी। बिल आखिर मैंने उसे कहा कि मैं रिसेप्शन पर जाकर बता दूं कि शाम तक ना तो कोई मिलने वाला मुझे डिस्टर्ब करे और ना ही कोई फ़ोन कॉल मुझे ट्रांसफ़र की जाए। रिसेप्शन पर जाकर मैंने 50 रुपये रिसेप्शनिस्ट की मुट्ठी में दिए और कहा ठीक 15 मिनट बाद वो मुझे कमरे में फ़ोन करे और मेरी आवाज़ सुनते ही फ़ोन बंद कर दे। ये इंतज़ाम करके मैं आशा के पास आया और उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। कमरे में दाखिल होते ही आशा बेतकल्लुफ़ी से मेरे बेड पर नीम दराज हो गई। उसकी आंखें और अदाएं खुली दावत गुनाह दे रही थीं। मैंने फ़ौरी हमले से बचने के लिए उसे कहा, क्यों ना हम इस मौके को और पुरलुत्फ़ बनाएं। मैंने फ़ोन पर बारमैन से कहा, एक बोतल स्कॉच विस्की और बर्फ़ भेजे। ये फ़ोन करके मैंने पलट कर देखा तो आशा अपनी साड़ी से ख़ुद को आज़ाद कर चुकी थी। मैंने उसे इशारे से बताया, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। अभी मैं बाथरूम से निकला भी ना था कि फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन आशा ने उठाया और रिसीवर मेज़ पर रख दिया। मैं इसी दौरान बाथरूम से बाहर आ चुका था। उसने मुझे बताया कि मेरा फ़ोन है। दूसरी तरफ रिसेप्शनिस्ट था। मेरी आवाज़ सुनकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। इधर मैंने फ़ोन पर यकतरफ़ा बात शुरू कर दी कि रमेश साहब आप? अरे आपने आने की ज़हमत क्यों की? मुझे फ़ोन कर दिया होता, मैं फ़ौरन हाज़िर हो जाता। अच्छा, तो क्या आपके पार्टनर्स भी साथ हैं? आप बराह करम लॉबी में बैठें, मैं हाज़िर होता हूँ। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। आशा नीम बाज आँखों से मुझे देख रही थी। मैंने उसे कहा, गज़ब हो गया। दिल्ली में मेरी चाय के पंजाब और हरियाणा के एजेंट अपने पार्टनर्स के साथ आए हैं। मैंने रिसेप्शनिस्ट को कोसा कि मेरी हिदायत के बरअक्स उसने क्यों बताया कि मैं कमरे में हूँ। अब वो मुझसे मिलना और उनके हमरा उनके दफ्तर जाना पड़ेगा। आशा कुछ मायूस सी हुई। मैंने उसे कहा, आज तो रंग जमने से पहले ही भंग पड़ गई, लेकिन खैर आइंदा आने वाले दिनों में आज की कोफ्त की पूरी तरह से तलाफ़ी करेंगे। आशा ने साड़ी ठीक की, मेकअप दुरुस्त किया। मैंने उसे कहा कि अगर वो मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दे तो मैं उसे फ़ोन पर नए प्रोग्राम से आगाह कर दूंगा। आशा ने खामोशी से मेज़ पर पड़े बेड पर लिखा और अचानक मुझसे लिपट गई और कहने लगी, विनोद, आई विल प्रॉमिस, आई विल विन यू। उसने दोबारा मेकअप ठीक किया और हम इकट्ठे कमरे से निकलकर लिफ्ट में नीचे आ गए। मैंने उसे छोड़ने के लिए बाहर तक उसका साथ दिया। पार्किंग में वो एक गैर मुल्की गाड़ी में बैठी और तेज़ रफ्तारी से ड्राइव करके चली गई। मैं वापस कमरे में आया। आशा के आने के बाद हालात ने मुझे भी एबनॉर्मल कर दिया था। मैं बिस्तर पर दराज हो गया। आशा ने मेरा पसंदीदा परफ्यूम चैनल 17 लगाया हुआ था और उसकी खुशबू से बिस्तर महक रहा था। मैं खुद को संभालने की कोशिश करते करते सो गया। आशा से मैंने अपना मेल जोल ना सिर्फ बरकरार रखना था बल्कि बढ़ाना भी था। इस किस्म की औरतों के बेतकल्लुफ़ाना ताल्लुकात ऊंची सोसाइटियों के हर तबके के लोगों से होते हैं। आशा के ज़रिए मैं बहुत से लोगों से मिल सकता था। उसे एक कीमती मोहरा समझकर मैं उसे संभाल कर रखना चाहता था। वो शाम मैंने होटल में ही गुजार दी। सिर्फ अपने कपड़े लेने कनॉट पैलेस गया जो ट्राई के लिए तैयार थे। मैंने ट्राई दी और 2 दिन बाद अपने कपड़े ले आया। अब मैं पूरी तरह से ऊंची सोसाइटी में दाखिल होने के लिए तैयार था, जिसमें सीनियर सिविल और फौजी अफसरान की बहुतात थी। इधर मेरे साथी भी बेकार नहीं बैठे थे। उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर्स के जिन सिविल अफसरों और क्लर्कों के घर और दफ्तर में उनकी पोजीशन का पता लगाया था, उनके घरेलू हालात और घर में रहने वाले अफराद
खुसूसन बच्चों, जवान बच्चियों और गैर शादीशुदा बहनों के मुतालिक भी मालूमात हासिल की थीं। ये तमाम मालूमात उन्होंने मुझे दी और मैंने अपनी डायरी में कोड वर्ड्स में नोट कर ली। ये मालूमात हमारे लिए बहुत कारआमद साबित हो सकती थी। पैसे तो हमारे पास खासे थे। मैंने लोधी होटल में एक अमरीकी जोड़ा देखा जिनसे बातचीत में मालूम हुआ कि वो खटमंडू जा रहे हैं। मैंने एक बात नोट की कि वो जोड़ा तकरीबन हर रात होटल के बाग के एक कोने में अंधेरे में बैठता था। मैंने एक रात झाड़ियों के पीछे से उनके करीब पहुंचा तो चर्च की बू आई। मुझे फ़ौरन एक बात सूझी और मैं अचानक उनके सामने आ गया और कहा, यहाँ हशीश पीनी सख्त ममनू है और तुम खुले आम पी रहे हो। तुमको पकड़वा दूंगा तो कई साल की जेल हो जाएगी। वो डर गए। मैंने कहा कि मैं उन्हें पकड़वाना नहीं चाहता। मेरी नज़र उनके रोलीफ्लेक्स कैमरे पर थी। मैंने उन्हें कहा, ये कैमरा मैं ख़रीदना चाहता हूँ, लेकिन अपनी कीमत पर। बोलो क्या सलाह है। वो इतने खौफज़दा थे कि फ़ौरन ही मान गए। मैंने उसी वक्त पैसे लेकर रिसेप्शनिस्ट का रुख किया। वो औरत कमरे से अपना कैमरा ले आई और मैं 600 रुपये के एवज़ उनका कैमरा ख़रीद चुका था और फ्रंट ऑफिस मैनेजर और कैशियर के रसीद पर दस्तखत ले लिए ताकि बाद में वो शोर न मचा सकें। वो तो ऐसे डरे कि दूसरे ही दिन होटल से चेकआउट हो गए। मैंने कैमरा अपने नंबर 2 यानी ट्रांसमीटर ऑपरेटर को दिया और कहा कि आर्मी हेडक्वार्टर्स के सिविल मुलाजमीन जिनका वो ताक़ुब कर चुके हैं, उनके घर के अफराद की तस्वीरें बनाएं और घर वालों के नाम भी मालूम करें। तस्वीरों के पीछे उनके नाम इंग्लिश में लिख दें और उनके मुतल्लिक जो मालूमात हासिल करें वो मुझे लिख दें। अलावा अज़ीं हेडक्वार्टर्स के सफाई करने वाले स्वीपर्स का पीछा करें और उनके घर के एड्रेस और नाम वगैरह मालूम करें और उनकी तस्वीरें भी हासिल करें। भारत में शूदर यानी हरिजन सफाई का काम हज़ारों बरस से करते आए हैं। आज़ादी के बाद उनका ख्याल था कि शायद अब ज़ात पात की तमीज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हुआ उसके उलट। अंग्रेज़ों के राज में तो ऊंची ज़ात के हिंदू इन नीच ज़ात वालों पर इतना जुल्म नहीं कर सकते थे, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद तो इन्हें हर तरह की आज़ादी मिल गई। शूदर को हरिजन का नाम तो दे दिया गया, लेकिन हर गांव में, गांव के बाहर इन्हें रहने की जगह दी गई और इनको अपनी बस्ती पर एक सुर्ख झंडा लहराने का हुक्म मिला। उनके कुएं और मंदिर तक अलग हैं और कोई हरिजन ऊंची ज़ात के हिंदुओं के कुएं से पानी ले सकता और ना ही उनके मंदिरों में जा सकता है। इसी सूरत हाल को हरिजन ज़्यादा अरसा बर्दाश्त न कर पाए और हरिजन मर्द डाकुओं के अलावा फूलन देवी जैसी दर्जनों डाकुओं की टोलियां बनी, जिन्होंने ऊंची ज़ात के हिंदुओं से अपनी ज़िल्लत का खूब बदला लिया। हिंदू अब हरिजन पर बहुत कम एतबार करते हैं। सफाई करने वाले हरिजनों के अलावा ईसाई हैं। भारतीय अफवाज में भी सफाई के लिए ईसाई रखे जाते हैं और मेरे प्लान के मुताबिक मुझे उन्हीं सफाई करने वालों से बहुत ज़्यादा काम लेना था, इसलिए मैं उनके मुतल्लिक तमाम मुमकिन मालूमात हासिल करना चाहता था। मैंने अपने चारों साथियों को इस काम पर लगा दिया। इस दौरान मुझे आशा के 2-3 फ़ोन आए और मैंने उसे फ़ोन पर अपनी तड़प और मोहब्बत का कुछ ऐसा यकीन दिलाया कि उसकी आतिश शौक़ और भड़क उठी। मैंने उसे कहा कि मेरे चाय की बहुत बड़ी खेप बम्बई पहुंच चुकी है। बम्बई की मानसून और नमी में वो चाय ज़्यादा देर वहां स्टोर नहीं की जा सकती और मैं उसे उस इलाके में बेचने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए ना मिल सका और मज़ीद चंद रोज़ मसरूफ़ हूँ और फ़ारिग होते ही उससे मिलने पहुँच जाऊँगा।